हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 और ये बायो का चैप्टर 1 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पार्ट सेकंड है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 बायो का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम पार्ट फर्स्ट में हम ये सब देख चुके हैं कि हमारा सेल कितने चीज़ों से बना होता है, क्या क्या पाया जाता है, कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल में पाया जाता है। ठीक है, एक बॉडी में सेल ऑर्गेनेल्स भी पाया जाता है। अब हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग उस वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ तक जाने हैं कि ये तीन चीज़ देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इसको फिर रिपीट कर दे रहे हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ हर एक सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो कोई भी सेल हो। ठीक है, तो विदाउट सेल कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आइए हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये चीज़ हमारी यही वाली चीज़ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में पाया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन की ओर। तो अब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमारा लिखा हुआ है कि दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यहाँ पे लिखा गया है कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है। ठीक है, लेयर का मतलब हम एक दीवार टाइप का कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी लेयर, कोई भी लेयर हो सकता है। ठीक है, ये एक ऐसी लेयर है जो कि सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करती है। जैसे मान लेते हैं ये सेल है, तो ये हमारा बाहरी का ये सब क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है साइड। तो ये बाहरी की सामान कोई भी बिना अलाउ किए, ठीक है, मतलब बिना परमिशन के इसके अंदर ना आ जाए, इसके अंदर, तो इसी का ये काम करती है। ठीक है, ये एक दीवार का काम करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। यही डिसाइड करता है कि कौन सा मटेरियल अंदर होगा, कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, ये एक दीवार का काम करती है। लाइक दैट इज सेल है, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो कोई भी चीज़ इसके अंदर बिना अलाउ के नहीं आ सकती। फिर है कि इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये मतलब कि कोई भी चीज़ सेल में मूव कर रही है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबल हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि यही सेलेक्ट करता है कौन अंदर आएगा कौन बाहर, इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब आप जान चुके होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब हमारा आता है कि हाउ डज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू अ सेल। ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि कोई भी सब्सटेंस सेल में कैसे मूव करता है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और सेल के बाहर कैसे सब्सटेंस मूव करता है। ये हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन है एवं इसके आंसर के लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब कि लिखा है सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के कारण हमारी कोई भी चीज़ सेल के अंदर, सेल के बाहर हो सकती है। अब हम देखते हैं डिफ्यूज़न क्या है। वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर। मतलब हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा ये डिफ्यूज़न होता क्या है, बट हम यहाँ पे भी देखते हैं। देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ लो कंसनट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, मतलब अपने से ये मूव करता है। हाई कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा चीज़ से कम चीज़ की तरफ ये अपने आप कोई भी चीज़ मूव कर जाता है। अब हम इसको एग्जांपल के सही समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल व्हेन। अब एग्जांपल के साथ बताया गया कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल। ये CO2 क्या है, हमारा मतलब सेल के लिए उतना ज़रूरी चीज़ नहीं है। एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, जो कि हमारे सेल में ज़्यादा पाया जाता है और सेल को ज़रूरत नहीं होती है इसकी। इन अ सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो एज़ कम्पेयर टू दैट द इनसाइड द सेल। और इन्वायरमेंट के बाहर इसकी ज़्यादा नीड होती है, ज़रूरत ज़्यादा होती है, बट ये कम पाया जाता है, और सेल में इसकी ज़रूरत कम होती है तो ये ज़्यादा पाया जाता है। मूव आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। अब हम पढ़े हैं कि मान लीजिए सपोज दैट ये सेल है। ठीक है, ये हमारा सेल है,
ये हमारा बाहरी, ये सब हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। इधर हमारा CO2 ज़्यादा पाया जाता है, इधर हमारा CO2 कम पाया गया है, ठीक है। तो हम डिफिनेशन में पढ़े हैं कि डिफ्यूज़न हमारा अधिक से कम की तरफ मूव करेगा। तो इधर हमारा देखिए, इसमें हमारा CO2 ज़्यादा है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम पढ़े हैं कि सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है, तो हमारा ये CO2 क्या होगा, ये इधर से इधर मूव कर देगा, ठीक है। ये इधर से इधर मूव कर जाएगा। तो फिर है कि अब हम आगे आते हैं कि सिमिलियरली, यहाँ पे हैं हम कि सिमिलियरली O2 इंटर द सेल। अब हम O2 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मीन्स एक हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके पढ़ेंगे कि द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन decrease, thus diffusion play an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment। इसमें बताया गया कि अब हम O2 मतलब ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके हम देखते हैं डिफ्यूज़न क्या है। O2 हमारे सेल में ज़्यादा नीड होती है, ठीक है, ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन वो कम पाया जाता है, ठीक है। इतना में हमारा यही लिखा है कि तो हम देख रहे हैं कि O2 को ज़्यादा मतलब सेल को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है बस, बट कम पाया जाता है, और बाहर कम नीड होती है ऑक्सीजन की तो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो हम डिफ्यूज़न में पढ़े हैं कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमारा O2 मूव करेगा। तो हम देखते हैं कि मतलब ये सेल है, सेल में कम पाया जा रहा है और सेल में कम है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। ये मान लीजिए इन्वायरमेंट है हमारा, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट ले लेते हैं, इसको ऑक्सीजन मतलब सेल ले लेते हैं, ठीक है, सेल। तो फिर ये हमारा ऑक्सीजन कहाँ, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि जो चीज़ जहाँ ज़्यादा होती है तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है कोई भी चीज़, तो वो हमारा डिफ्यूज़न होता है। अब वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, वाटर के साथ भी डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, मतलब बताया गया कि वाटर भी क्या करता है, हमारा वाटर भी हमारा डिफ्यूज़न को मतलब मानता है, डिफ्यूज़न वाटर के भी साथ होता है। अब हम देखेंगे कि उसको जब हमारा वाटर के साथ होता है तो उसको हम नाम ऑस्मोसिस देते हैं। ऑस्मोसिस यहाँ पे मतलब है कि अगर ये हम दे रहे हैं, ठीक है, अगर ये हमारा वाटर के साथ हो रहा है, अगर सेल का डिफ्यूज़न का प्रोसेस अगर हमारा वाटर के साथ होगा तो उसका नाम हम ऑस्मोसिस देंगे। द मोमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। हमारी वाटर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी हमारा मैटर करता है कि हमारा ऑस्मोसिस कैसे होगा। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, यहाँ से आप लर्न कर लीजिएगा। ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन दी गई है, राइट डेफिनेशन है कि ऑस्मोसिस इज़ द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है कि ये ऑस्मोसिस ये है हमारा कि जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है वाटर, ठीक है। बीच में एक सेलेक्टिव परमिएबल यानी बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इधर वाटर होगा, इधर वाटर होगा, तो पानी जिधर ज़्यादा होगा, मान लीजिए इधर पानी ज़्यादा है तो इधर से कम की तरफ पानी मूव करेगा, अगर इधर कम है तो इधर से इधर मूव पानी करेगा, ठीक है। अब व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और वाटर। अब हम एक कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, शुगर या वाटर का, तो देखते हैं क्या होगा, पानी हमारा कैसे कहाँ मूव करेगा। तो इसकी 3 कंडीशन हमारे सामने आएंगी। पहली कंडीशन हम देखते हैं कि इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाई ऑस्मोसिस, सच सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बताया गया कि मानते हैं कि हमारा सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, ठीक है, नहीं सॉरी, सेल के अंदर हमारा पानी कम है और बाहर ज़्यादा है। ये मान लीजिए हमारा सेल है, ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। अगर इसमें पानी कम है और बाहर ज़्यादा है तो हम लोग डिफ्यूज़न के प्रोसेस में पढ़े थे कि पानी बाहर ज़्यादा से कम की तरफ घूमेगा, तो ये यहाँ पे ज़्यादा है तो इधर से इधर आएगा, ठीक है। ये हमारा सेल है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और ये जो सेल है वो फूल जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आप समझ जाइए कि अगर बाहर से पानी अंदर आ रहा है, सेल में आ रहा है और सेल स्वेलअप हो जा रहा है, तब ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है।
समझ लीजिए यहाँ तक आपका देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द लाइकली सेल इज स्वेल अप। यही बताया गया है कि अगर हमारा पानी अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आ जा रहा है और हमारा सेल फूल जा रहा है थोड़ा भी, तो वो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम आते हैं कंडीशन सेकंड की तरफ। ठीक है, कंडीशन सेकंड में हमारा दिया गया है कि इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर इज विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे एक हम पढ़े थे कि ऑस्मोसिस में एक लेयर होगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में है, इधर वाटर रहेगा, इधर वाटर रहेगा। अब जिधर पानी ज़्यादा रहेगा उधर से कम की तरफ पानी मूव करेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पानी, मान लीजिए ये हमारा जिधर ज़्यादा रहेगा उधर से कम की तरफ पानी मूव करेगा। ये मानते हैं हमारा सेल है। ठीक है, इधर भी, इधर इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है। ठीक है, दोनों सेल है, इधर इसमें भी पानी, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी उतना ही है जितना इधर है। ठीक है, तो हमारा दोनों का पानी का जब लेवल ज़्यादा होगा तो हमारा पानी कहीं नहीं मूव करेगा, न सेल हमारा पिचकेगा न फूलेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हमारी थर्ड कंडीशन की तरफ हम आते हैं। थर्ड कंडीशन है हमारी कि इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल, मीनिंग दैट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात अगर हम करें तो हम लोग यहाँ तक देखे हैं कि पानी ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। तो ये हमारा सेल है, ये हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा सेल है। तो देखते हैं कि अगर इसमें पानी अगर ज़्यादा है, ठीक है, इसमें पानी ज़्यादा है और इसमें यहाँ पे कम है इन्वायरमेंट में, तो हमारा पानी क्या होगा, सेल से बाहर की तरफ जाएगा और सेल से जब पानी निकल जाएगा तो हमारा सेल क्या होगा, पिचक जाएगा। ठीक है, यानी सिंक हो जाएगा। तो सिंक हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए कि इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब है कि अगेन वाटर crosses the membrane in both direction, but this time more water leave the cell than enter it, therefore the cells was shrink। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि जब हमारा अंदर से पानी बाहर की तरफ चला जाएगा हमारा सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, मतलब पिचक जाएगा। Thus osmosis is special case of diffusion high a selectively permeable membrane। Let us try about some activity। अब हम ये हमारा जो ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है, अब हम इसको एक्टिविटी के हिसाब से समझेंगे। तो देखते हैं, एक्टिविटी हमारी 5.3 है, ऑस्मोसिस विथ एन एग। अब हम एग के साथ ऑस्मोसिस करते हैं, मतलब हम एग के साथ देखते हैं कि पानी कैसे अंदर जाता है, कैसे बाहर आता है। हमारी एक्टिविटी ए में दिया गया है कि रिमूव द सेल ऑफ द एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, अ थिन आउटर स्किन नाउ enclose the cell, put the egg in some water and observe after in 5 minute। what do we observe? यहाँ पे दिया गया कि एग है। ठीक है, एग का जो सेल मतलब ऊपर का जो चीज़ होता है, ठीक है, उसको हम निकाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देते हैं। एग है समझ लीजिए आप। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे तो क्या होगा, सेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। सेल में हमारा मोस्टली क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो इतनी पतली लेयर बन जाएगी। अब देखिए 5 मिनट बाद आप देखिए कोई कुछ अंतर आता है। द एग स्वेल बिकॉज वाटर पासेज इनटू बाय ऑस्मोसिस। हमारे मतलब एक समझ लीजिए, आप ऐसे समझिए कि ये एग है, ये हमारा एग का छिलका है ऊपर। जब हम छिलका हटा देंगे तो ये हमारी बहुत पतली सी लेयर बन जाएगी और किसी टब में हम डाल रहे हैं, ये मान लीजिए बीकर है, ये एग है, इसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाला पानी मतलब ज़्यादा वाला पानी कम में चला जाएगा, मतलब एग में पानी चला जाएगा, ये तो हमारा एग फूल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या देखें हम कि फर्स्ट कंडीशन देखें जो कि हम पढ़े थे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आप यहाँ पे देख लीजिए, यही वाला हम मतलब एक्टिविटी देखे हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं एक्टिविटी बी, प्लेस अ सिमिलर डी सेल एग इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट। अब हम एग को मतलब पिचका के थोड़ा सा ट्राई करेंगे। द एग श्रिंक, वाई, एग हमारा पचकेगा क्यों, वाटर पास आउट द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन आर मोर कंसंट्रेशन। अब देखिए कि पानी क्या हुआ, सेल एग में पानी ज़्यादा था और सॉल्यूशन में पानी कम था, मतलब बीकर में पानी कम था, इसलिए अंदर से पानी एग से बाहर चला गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
वी कैन ट्राई ए सिमिलर एक्टिविटी विद ड्राइड रेजिन एप्रीकॉट। अब हम इसी एप्रीकॉट के साथ ही हम करेंगे, ठीक है। एप्रीकॉट के साथ आप बहुत इजी है, आप इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा जैसे कि अखरोट होता है ना, उसमें भी हम उसको मतलब स्वेल श्रिंक करके देखेंगे, यानी फुला पिचका के देखेंगे। अब हम आगे आते हैं, बस सिर्फ एकदम सिंपल है, एक की तरह है, आप थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा पढ़ के। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। बताया कि अगर हमारा रूट, प्लांट की रूट अगर हमारा सरफेस एरिया से अगर पानी गेन कर रहा है तो ये भी हमारा प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। हमारा जो पेड़ पानी लेता है वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही लेता है। दस डिफ्यूज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। यहाँ बताया गया कि हमारा ऑस्मोसिस बहुत ज़रूरी है डिफ्यूज़न, गैस और वाटर के एक्सचेंजिंग के लिए। इन एडिशन टू दिस द सेल also obtain nutrition from its external environment. Different molecule move in out of the cell through a type of transport requiring use of energy in form of ATP। बताया गया कि इसी तरह इसी डिफ्यूज़न की वजह से कुछ गैसेस भी अंदर बाहर होती हैं और फिर मटेरियल भी अंदर बाहर होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते पढ़ते हम जानते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इसको हम किसी तरह से मोड़ सकते हैं या फिर कहीं पे भी हम इसको किसी भी तरीके से मुड़ जाती है। और ये किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉनस्कोप। और वैसे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना ज़्यादा पतला होता है कि हम उसे सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। The flexibility of the cell membrane also enable to engulf the food in other material from its external environment. Such processes are called endocytosis. Amoeba acquire its food through such process। यहाँ बताया गया है कि हमारे जो मतलब वो होते हैं अमीबा होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो हमारा खाना कैसे खाते हैं अपना खुद का, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से खाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए अगर हमारी बहुत पतली है, कहीं भी घूम सकती है, तो अमीबा हमारा ऐसे खाना खाता है। देखिए ये हमारा अमीबा है, यहाँ पे हमारा खाना है, ठीक है, ये हमारा फूड है, समझिए हमारा ये फूड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अमीबा है, तो अमीबा जब देखेगा खाना यहाँ है तो अमीबा ये जो अपना अमीबा इस शेप का होता है, ठीक है। जब देखेगा खाना यहाँ है तो अपना ऐसे कर लेगा, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर वो चेंज करके ऐसे बना लेगा। तो फिर जब ये खाना अंदर हो जाएगा तो अपना स्ट्रक्चर फिर से ऐसे कर लेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोकाइटोसिस कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस आगे पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप हमारी ज़रूर देखिएगा और पिछली वीडियो पार्ट फर्स्ट भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करें, न्यू है, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।